टीवी9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल में एनडीए को इंडिया गठबंधन के ऊपर बढ़त स्पष्ट है। एनडीए को 346 सीटें, इंडिया गठबंधन को 162 सीटें मिल रही है। लेकिन इन्हीं आंकड़ों में कुछ ऐसी सीटें भी हैं, कुछ ऐसी डिटेलिंग है जो एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों का खेल बिगाड़ सकती है। वो सीटें हैं ये जहां जीत और हार का मार्जिन सिर्फ 5% है। अगर ये 5% वोट इधर से उधर हुए तो सरकार बनने और बनाने में संकट आ सकता है। तो अब हम आपको अपने एग्जिट पोल से 5% मार्जिन की वो सीटें दिखाएंगे जो खेल पलट देंगी। जी हां, टीवी9 पोलस्ट्रैट पीपल्स इनसाइट का ये जो एग्जिट पोल आप देख रहे हैं, इसमें ये जो सेगमेंट है ये सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये 5% का मार्जिन किसी का भी खेल बनाएगा और किसी को भी सत्ता से बाहर कर देगा, किसी को भी सत्ता दिला सकता है। इस बार किसकी सत्ता में ये 5% बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सीटों पर बात करेंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि हमारा 1 करोड़ सैंपल साइज वाला एग्जिट पोल कैसे किया गया है, यह बहुत जरूरी है। इसकी आप मेथोडोलॉजी समझिए। देखिए, टीवी9 पीपल्स इनसाइट पोलस्ट्रैट का यह सर्वे है। 1 करोड़, जी हां, 1 करोड़ सैंपल साइज है इस सर्वे का। आईवीआर के जरिए लोगों की राय ली गई है, लोगों के डेटा बैंक से रैंडम नंबर को कॉल किया गया है। लोकसभा की 543 सीटों पर यह सर्वे किया गया है और लोकसभा सीटों के अंतर्गत आने वाली हर विधानसभा सीट से, अगर किसी में 5 है, किसी में 6 है, किसी में 7 है, तो हर विधानसभा सीट से एक सैंपल लिया गया है और हर फेज की वोटिंग का सैंपल लिया गया है। हर फेज में वोटिंग खत्म होने पर पूछा कि आपने किसको वोट दिया है। मार्जिन ऑफ एरर इसमें आप ±3% रख सकते हैं। और इसी पर देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए शंभुनाथ शुक्ला हैं, वरिष्ठ पत्रकार, लगातार आपके लिए एनालिसिस कर रहे हैं इन एग्जिट पोल्स का। रामकृपाल सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, ये हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शिव सहगल हमारे साथ हैं पोलस्ट्रैट से और संदीप गुप्ता हैं पीपल्स इनसाइट से, ये भी लगातार जुड़े हुए हैं और ये आपको बता रहे हैं कि कैसे आप इस एग्जिट पोल को समझिए। देखिए, डेविल लाइज इन डिटेलिंग्स। अगर आपको इस पूरे एग्जिट पोल को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, आपको उसको डिटेलिंग में जाना पड़ेगा, आपको आंकड़ों को और अच्छे से समझना पड़ेगा और हम यही कोशिश कर रहे हैं। आइए आपको सबसे पहले जो हमारा देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसमें 80 लोकसभा सीटें हैं, उसकी डिटेलिंग आपके सामने रखते हैं कि 5% मार्जिन वाली कौन सी सीटें उत्तर प्रदेश में। और बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरे देश की नजरें उत्तर प्रदेश के चुनाव पर हैं, उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर। इनमें कौन सी सीटें, देखिए यहां पर हम दिखाएं आपको। अमेठी है, अमेठी में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला है और केवल 1.5% का, 1.52% का यहां पर अमेठी में आपको जीत और हार का मार्जिन दिख सकता है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तरफ स्मृति ईरानी है, दूसरी तरफ किशोरी लाल शर्मा है। दूसरी तरफ बाराबंकी, कांग्रेस यहां पर आगे दिखती है, 5% से कम मार्जिन यहां भी है, 4.66%, और बीजेपी पीछे दिखती है बाराबंकी में। तरुण पुनिया है जो कि कांग्रेस नेता पुनिया के बेटे हैं। लालगंज आइए, आजमगढ़ जिले की दूसरी सीट है, यहां पर बीजेपी आगे है, लेकिन मार्जिन देखिए, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से मात्र 0.21%, यानी ये तो कभी भी कुछ भी हो सकता है इन सीटों पर। आगे बढ़ते हैं, अमेठी, बाराबंकी और लालगंज के बाद अब गाजीपुर देखिए। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी आगे दिखती है, अफजाल अंसारी, बीजेपी पारसनाथ राय पीछे दिखते हैं, लेकिन अंतर क्या है, केवल 2.14%। फतेहपुर देख लीजिए आप, बीजेपी आगे दिखती है, समाजवादी पार्टी पीछे, लेकिन अंतर क्या है, 0.7%, 1% भी नहीं है। अंबेडकर नगर, चुनाव से ठीक पहले रितेश पांडे बीजेपी में आए और उसके बावजूद मार्जिन यहां पर दिखता है 4.46% का, यानी यहां पर बीजेपी और एसपी में बहुत फाइट है। तो ये जो 6 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, इनमें 5% से कम का भी अंतर एग्जिट पोल में दिखता है। लेकिन बाराबंकी लखनऊ से सटी हुई सीट है, लखनऊ बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन बाराबंकी में ऐसा क्या हो गया जहां बीजेपी पिछड़ती हुई दिख रही है, हालांकि मार्जिन 5% से कम है। चलते हैं जरा शिव और संदीप के बाद और उनसे डैशबोर्ड पर इस बात को समझते हैं। शिव, मुझे समझाएंगे आप, बाराबंकी में आखिर ऐसा क्या हुआ जहां पर एक तो मार्जिन इतना कम दिख रहा है और फाइट इतनी टाइट दिख रही है? मैं अपने व्यूअर को जैसे पहले बता रहा था, यहाँ पे रंग के आप हिसाब से देख सकते हैं कि जितना गाढ़ा है, जितना हल्का रंग होगा उसके हिसाब से मार्जिन होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस 4 असेंबली सेगमेंट में आगे है, लेकिन इतने वोटों से भी आगे नहीं। आप देख सकते हैं ये हैदरगढ़ में 43-48, जैदपुर में 50, यहाँ पर एक जैदपुर है जहाँ पे 10% से आगे है। बाराबंकी शहर में भाजपा आगे है करीबन 1% से, और रामनगर में और कुर्सी पे, दोनों जगह पे कांग्रेस आगे है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ
जो कुर्सी की रोड है वो यहाँ पे 8% है। लेकिन इस पूरे सर डेटा में एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, जो शहरी इलाका है वहां पर बीजेपी अच्छा कर रही है, लेकिन बाकी सब जगह कांग्रेस के कैंडिडेट अच्छा कर रहे हैं ग्रामीण इलाकों में। जी, आप ऐसे एक जनरलाइजेशन तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दूंगा जो अमेठी का है। अमेठी में उल्टा है। अमेठी में जो अमेठी शहर है वो कांग्रेस ज़्यादा मतलब वोट पा रही है हमारे तरफ से, लेकिन यहाँ और सब जगह जहाँ देखें वहाँ पे भाजपा है। तो कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं एज एक ज़्यादातर कह सकते हैं भाजपा शहर में ज़्यादा वोट पा रही है। बाराबंकी में तो कम से कम यही बाराबंकी में, लेकिन मुकाबला बहुत टाइट है। और ये 5% का जो मार्जिन आपने रखा है, तो आपने +-3% का तो ओवरऑल रखा ही है। तो गेम पलटने में इसमें कोई कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल, ये सीट पलट भी सकती है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हमने बहुत सारे सैंपल लिया है और कंसिस्टेंटली लिया है। तो हमारा एक तरफ जब हम लोग किसी को जीतता हुआ दिखा रहे हैं तो उसके चांसेस ज़्यादा है। लेकिन हाँ बिल्कुल सही बात है कि 3% का मार्जिन ऑफ एरर है। हो सकता है कि ये सीट भाजपा भी जीत जाए। ठीक है। अच्छा, आपने आप बता दिया मुझे बाराबंकी के बारे में। गाजीपुर एक ऐसी सीट है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, खासकर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद। अफजाल अंसारी वहां से समाजवादी पार्टी की टिकट पर हैं। गाजीपुर पर हम बात करेंगे। सर मुझे आपसे बात करनी है गाजीपुर पर। सर आपका एनालिसिस क्या कहता है? गाजीपुर समाजवादी पार्टी 2% के आसपास से हमारे एग्जिट पोल में दिखता है। आगे देखिए, जैसा ये कह रहे थे, गाजीपुर निश्चित रूप से, क्योंकि वो मामला बहुत टफ है और जिस तरह की चीजें हैं वहां पे कहना बहुत बड़ा मुश्किल है। मैंने पूर्वांचल के बारे में हमेशा इस बात कही थी कि 2019 में भी पूर्वांचल में बीजेपी को झटका लगा था। और अभी भी जो आप देखें सारा आया हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं से जो सीटें कम हो रही हैं बीजेपी की, उसमें पूर्वांचल की बड़ी भूमिका है। और ये पूर्वांचल में, जैसा मैं कह रहा हूं कि एक जो अंडरग्राउंड एक करंट गई है कि बीजेपी अगर 400 सीट आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। ये जो पारंपरिक वोट वहां मायावती का भी रहा है इस तरह का, उनमें भी एक घबराहट सी आई है और मजबूरी में वो लोग थोड़ा सा शिफ्ट भी कर रहे हैं दूसरी तरफ, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस। लेकिन वो इंडिया अलायंस इसलिए नहीं जा रहे हैं, कई जगह तो माइनॉरिटी वोट जो जा रहा है। गाजीपुर में तो सर एक अलग फैक्टर भी शंभू सर, वहां पर मुख्तार अंसारी बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता था, मौत जब जिंदा थे तब भी, और अब तो मौत के बाद सिंपैथी वोट कही जा रही है कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकता है। आपको ये फैक्टर कितना स्ट्रांग लगता है? जहाँ तक गाजीपुर की बात है, मुख्तार अंसारी का एक इंटरव्यू मैंने सुना, कहा भी था उसने कि मैं तो हिंदू वोटर जीतता हूँ। मुख्तार अंसारी ने खुद कहा था कि मेरे इलाके में मात्र 10% मुस्लिम वोटर हैं, मेरी जीत जो होती है वो हिंदू वोटरों के मार्फत होती है। तो इसका मतलब तक मुख्तार अंसारी का हिंदुओं के बीच एक तो उसकी लोकप्रियता थी। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे जो फैक्टर हैं, जैसे राजपूतों की नाराजगी, पूर्वांचल में राजपूतों की संख्या अच्छी खासी है, उनकी नाराजगी भी तो एक फैक्टर रखती है कि उनका भी असर पड़ा होगा। दूसरे, मुख्तार अंसारी के प्रति सहानुभूति, उसका असर पड़ा होगा। तीसरे, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की अपनी बहुत सारी नाकामियां भी होती हैं, जो भले स्टेट में विधानसभा में न दिखाई पड़े, लेकिन वो लोकसभा का जब चुनाव लड़ा जा रहा है तो वो एकदम से फूट पड़ता है। नहीं, और उसमें क्या लोकल कैंडिडेट की भूमिका कितनी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब मैं फतेहपुर पे बात करना चाहता हूं। शिव संदीप, फतेहपुर के बारे में आपका क्या एनालिसिस है? फतेहपुर भी उसी 5% के अंदर आ रहा है, जल्दी से। जी बिल्कुल, फतेहपुर में आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपने बोला, शहर की सीट जो फतेहपुर है वो भाजपा जीत रही है करीबन 9% से। और बिंडकी की जो सीट है, असेंबली सीट है, वहाँ पे आराम से करीबन 15% का मार्जिन है। लेकिन बाकी जितनी सीटें वहाँ पर सपा बहुत अच्छे से स्कोर कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 2% है, लेकिन बाकी हुसैनगंज देखिए, और तो हुसैनगंज एक ही सीट है जहाँ पर बहुत अच्छा मार्जिन है, बाकी सीटों पे बहुत कम मार्जिन पे सपा आगे है। ये भी सीट बदल सकती है, लेकिन अभी तक सपा ने बहुत अच्छे से, सपा का जो वोटर है उनने हमारे सैंपल में जो आया है काफ़ी अच्छे से उनको वोट कर रहा है। ठीक है, चलिए इस पर बात करते हैं सर। मैं इस पर बात करूंगा और इस पर आगे भी और बात करेंगे, भी बिहार पे ही बात करेंगे। आप बोल दीजिए, आप ऐड ऑन कर दीजिए। अम्बेडकर का अगर एक बार देख लें, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग। अम्बेडकर नगर देखना चाहते हैं? चलिए ऑन डिमांड अम्बेडकर नगर अगर दिखा सके संदीप और शिव, अम्बेडकर नगर पर जल्दी से राउंड अप दिखा दीजिए, फिर हमें बिहार की तरफ जाना है क्योंकि बिहार में भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अम्बेडकर नगर पे अगर आप, क्योंकि अम्बेडकर नगर में हम बीजेपी को सर आगे दिखा रहे हैं, रितेश पांडे हैं वहां। अच्छा, आगे बात करते हैं। मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं आगे बात करते हैं, पहले बिहार पे आते हैं।
चलिए बिहार लाइए, यूपी हो गया, बिहार की बात करते हैं। बिहार में क्या है अब 5% मार्जिन की सीटों का हाल, कौन सी वो सीटें हैं, जल्दी से आपके सामने रखते हैं बिहार, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग हो गया नीतीश कुमार के इधर आने के बाद। वाल्मीकि नगर आरजेडी आगे, जेडीयू पीछे, 4.7% का अंतर दिखता है एग्जिट पोल में। सीतामढ़ी आरजेडी आगे, जेडीयू पीछे, यहां पर बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने काफी अच्छी कैंपेनिंग की, उसके बावजूद यहां आरजेडी आगे दिखती है, 2% का अंतर दिखता है। सुपौल में जेडीयू आगे, आरजेडी पीछे, सुपौल जेडीयू का गढ़ माना जाता है यहां पर, लेकिन आधा % का अंतर दिखता है। किशनगंज में एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने काफी मेहनत की, उसके बावजूद यह कांग्रेस की तरफ जाती दिखती है, 2% का अंतर यहां पर दिखता है। तो ये 4 सीटें यहां बिहार में हैं जो 5% का दिख रहा है। अब आगे देखिए, मधेपुरा आरजेडी के पास जाती दिखती है, जेडीयू पीछे, 3.55% का अंतर। बांका जेडीयू जीत रही है एग्जिट पोल में, आरजेडी पीछे दिखती है, लेकिन अंतर मात्र 0.27%। मुंगेर जेडीयू जाती दिख रही है जेडीयू की तरफ, आरजेडी पीछे, लेकिन यह भी 2% का अंतर है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है इन सीटों पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यह देखिए 4, 3, 7 सीटें हमने आपको दिखाई हैं जो बिहार में, इन 7 सीटों पर आप समझिए 5% से कम का अंतर हो सकता है। शिव मुंगेर के लिए तैयार हैं आप? शिव और संदीप मुंगेर के लिए बताइए, मुंगेर में क्या दिख रहा है आपको? क्योंकि मुंगेर जो है बिहार में, मुंगेर में यहां जो हमारे पास है डेटा जो आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, वो ये बताता है कि यहां पर बहुत कम अंतर है, 2% के आसपास का अंतर दिखता है मुंगेर में। संदीप तैयार हैं आप मुंगेर के लिए? जी बिल्कुल तैयार हैं। बताइए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मुंगेर की डैशबोर्ड है हमारे पास। अब देख सकते हैं ये दो एरियाज़ में डिवाइडेड है। जो राइट साइड है वो आरजेडी यहाँ पे जीत रही है, लेकिन बहुत कम मार्जिन से जीत रही है, करीबन ऑलमोस्ट, ये तो आप देख सकते हैं पॉइंट तो बहुत कम अंतर है, बहुत कम अंतर है। 0.04%, हाँ। 0.04% मुंगेर की जो सिटी की सीट है। और बाकी जगह भी देखें आप 2%, यहाँ पर भी 3%, यहाँ पे लेकिन आप देख सकते हैं जो जेडीयू यहाँ पर वोट ला रही है, वहाँ पे भी सिर्फ एक ही सीट है जहाँ पे 10% का मार्जिन है, लेकिन बाकी आप सीट देखेंगे तो इतना नहीं है, ये भी करीबन 6% है। तो आप देख सकते हैं जो एक तरीके से आप कह सकते हैं वेस्ट मुंगेर अलग वोट कर रहा है और ईस्ट मुंगेर अलग वोट कर रहा है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका। एक चीज और यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं, बांका हम निकाल के रखिए, बांका पे बात करते हैं, लेकिन तब तक रामकृपाल जी, बांका मुंगेर पे सर आपको क्या लग रहा है यहाँ पर, ये जो हम दिखा रहे हैं इसमें? बिहार का जो आप दिखा रहे हैं, हाँ। मैंने देखा ये 5% से नीचे, लेकिन इसमें देखिए कि 1% से भी नीचे हैं। ये बिहार में दिलचस्प है, बहुत कांटे की टक्कर है। यानी जैसे 5% आप कह रहे थे, तो कहीं भी पहले अभी दिखा 4%, 3%, लेकिन ये जो बिहार का है जैसे बता रहे हैं 0.2, Yes, sir. 0.3, इसका मतलब इतना ये है कि ये कहना मुश्किल है कि कौन जीत रहा है। नहीं, इसमें एक और इंटरेस्टिंग एग्जिट पोल में फैक्ट दिखता है संदीप कि यहाँ पर बीजेपी तो अपनी सीटें रिटेन कर रही है, लेकिन जेडीयू अपनी सीटें लूज कर रही है। ये क्यों आपको डेटा में दिख रहा है ऐसा? बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी के वोटर और सपोर्टर को क्लियर है, भी प्रधानमंत्री चॉइस नरेंद्र मोदी है। और बीजेपी के सपोर्टर कहीं ना कहीं ये बिलीव करते थे बीजेपी इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी, और बीजेपी का वोटर सपोर्टर उतना नीतीश कुमार को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उसके कारण जेडीयू की सीटों में कमी दिख रही है। जेडीयू की सीटों में कमी दिख रही है और युवा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से खुश नजर आ रहा है, उसकी तरफ जाता हुआ। अच्छा, तेजस्वी यादव की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है युवाओं में, आप ये यूथ में बढ़ रही है, तो वो जेडीयू को ही हैम्पर क्यों कर रही है, बीजेपी की क्यों नहीं कर रही है? इस पे ही बात। लोकसभा है तो बीजेपी की सीटों पे मोदी जी को जिताने का फैक्टर बीजेपी, जेडीयू की सीटों पर मोदी फैक्टर काम नहीं कर रहा, कैसे बात करेंगे? लेकिन बांका बताइए, शिव बांका। जी, बांका मैंने आपके लिए खोल के रख लिया है यहाँ पर। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो मार्जिन ऑफ परसेंटेज है वो करीबन 3 सीटें जो जेडीयू है उसमें करीबन 4%। ये वो सीट है जो 0.2% का अंतर है जिसमें। जी जेडीयू 39.2% और आरजेडी 39.01%। बिल्कुल 0.2%। इसमें क्या आपकी फाइंडिंग्स क्या है, क्या आपको मिला इसमें? आप देख सकते हैं कि जो जेडीयू के जो एरिया हैं वहाँ पे तब भी वो कंफर्टेबल हैं, लेकिन आरजेडी जहाँ पे जीत रही है वहाँ पर करीबन, ये आप देखिए, एक सीट से काफ़ी फर्क पड़ रहा है। जो यहाँ पे एसटी सीट है कटोरिया, वहाँ पर करीबन 14% का फर्क है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे बेलहार में 3% का फर्क है, लेकिन बाकी सब सीटों में, बाकी जो ये बांका की सीट है उसमें कड़ा मुकाबला चल रहा है। यहाँ पर
आप कह सकते हैं 0.9% का 0.9% का गैप है बांका सिटी में, लेकिन बाकी जो जेडीयू जीत रही है उसमें काफी गैप आ रहा है। ठीक है, मैं शंभू जी आपसे बिहार पर एक सवाल इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि उसके बाद अगले स्टेट्स में जाएंगे। बिहार उन स्टेट्स में है जहां पर एनडीए की सीटें कम हो रही हैं, एग्जिट पोल में भी कम हो रही हैं, और उसमें सब जो और डिटेल में आप जाएंगे तो बीजेपी की सीटें नहीं कम हो रही हैं, अलाइज की सीटें कम हो रही हैं। तो ये अलाइज अगर और मजबूती से लड़े होते, फॉर इंस्टेंस बिहार, तो शायद ये सीटें और ज्यादा होती। बिहार में एक बात और देखने को मिली कि बिहार में अर्बन सीट जो हैं उनमें भी तेजस्वी की लोकप्रियता तो बरकरार है। जेडीयू में कोई चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा और मार्जिन बहुत कम होता जा रहा। आप यूपी देखिए, यूपी से एकदम उलट स्थिति है वहां पे है। यूपी में एनडीए उस सब जगह आगे है जहां जो अर्बन सीटें हैं, लेकिन बिहार में उल्टा है। वहां पर अर्बन सीटों में आरजेडी आके दिखाई पड़ रही। इसका मतलब आरजेडी का जो चेहरा है यानी तेजस्वी यादव, वो बिहार में उनकी लोकप्रियता बरकरार है। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी में एक चेहरा हम देखते हैं मोदी जी का, लेकिन जेडीयू के पास तो अपना कोई चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार वहां काफी अलोकप्रिय मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो और बार बार उनके पाला बदलने के कारण भी उनकी अलोकप्रियता नहीं, और काफी बीमार भी रहे इस इलेक्शन में, बीमार रहे, बहुत सारी बातें अच्छे से कैंपेनिंग नहीं कर पाए। लेकिन तेजस्वी यादव का एक फायदा वहां दिखाई पड़ रहा है। एक लाइन में बोल दूं? सर एक लाइन जल्दी। हाँ, देखिए, नीतीश कुमार के जितने भी 16 कैंडिडेट पिछली बार थे वो सब के सब मोदी के नाम पे जीत के आए थे। हाँ। इस बार नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी के लिए लाइबिलिटी है। हाँ। जैसे कि महाराष्ट्र में अब शिंदे और ये पवार, ये लाइबिलिटी है उनके लिए। पिछली बार वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, इस बार वो नहीं दिख रहा है, और इसीलिए शायद वो ये एग्जिट पोल में भी दिख रहा है। लेकिन अब महाराष्ट्र में भी ऐसा ही है क्या? क्योंकि महाराष्ट्र में भी एनडीए के नंबर कम हो सकते हैं, ये एग्जिट पोल कह रहा है। जल्दी से आपको बताते हैं महाराष्ट्र की वो 5% मार्जिन वाली कौन सी सीटें हैं, वो आपके सामने लेकर आते हैं। देखिए, मुंबई दक्षिण, यहां पर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे आगे दिखती है और शिवसेना शिंदे गुट पीछे दिखता है। 3.89% का अंतर है। नांदेड़ में बीजेपी आगे है, कांग्रेस पीछे, लेकिन अंतर बहुत कम है, 1.64%। डिंडोरी तो बहुत ही कम है। एनसीपी शरद पवार आगे है, बीजेपी पीछे है, और अंतर है 0.18% का, यानी ऑलमोस्ट बराबर दिखते हैं, लेकिन कुछ वोटों से जीत रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट। आगे देखिए, यहां पर मुंबई उत्तर पश्चिम में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे आगे और शिवसेना शिंदे गुट 1.81% से पीछे। रायगढ़ में शिवसेना उद्धव यूबीटी आगे, एनसीपी पीछे, एनसीपी अजित पवार गुट। मवाला आप देखिए तो शिवसेना शिंदे गुट जो है, जो जिसको असली शिवसेना कहा जा रहा है, वो आगे, और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो पीछे दिख रही है 0.35% से। लेकिन अब क्योंकि मुंबई साउथ की हमने बात की, तो सबसे पहले डैशबोर्ड पे मुंबई की बात करते हैं। शिव, मुंबई की दक्षिण के बारे में बताइए। मुंबई दक्षिण को क्या लेकर आपका यहाँ पर एनालिसिस कहता है? क्यों यहाँ पर शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना है वो आगे चल रही है, और ये अंतर बहुत कम दिख रहा है यहाँ भी? जी बिल्कुल, जो मुंबा देवी है वहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़त बना रखी है जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, और वहीं बाइकुला में भी अच्छी बढ़त बना रखी है। बट बाकी जो सीट है वहाँ पे कम 5%। नहीं, ये जो मालाबार हिल में तो जबरदस्त आधे से ज्यादा। जी बिल्कुल, मैं उस पे आ रहा हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शिवसेना जो सीट पे असेंबली सेगमेंट में आगे है, चार में से वो 2 पे बहुत अच्छे से आगे है, बल्कि 2 जो सीट है वो 5% के अंदर ही वो आगे। तो उनका गढ़ माना जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन जो आप बता रहे मालाबार है और कोलाबा, वो दोनों सीटें बीजेपी बहुत ज्यादा वोट ला पा रही है। उसकी वजह से ये सीट बहुत क्लोज हो रही है। वो सिर्फ 2 असेंबली सेगमेंट का इतना भार हो रहा है कि वो 3 बाकी असेंबली सेगमेंट पे भारी मार्जिन कम कर दिया है। मार्जिन कम कर दिया है। ओके, नहीं तो ये और मार्जिन हो जाता है आप। बिल्कुल, बल्कि अगर आप कहें कि अगर मालाबार हिल या कोलाबा में अगर कम वोट पड़ते भाजपा को, या हमारे सर्वे में अगर कम आते, तो पक्का जो यूबीटी है वो बहुत अच्छे मार्जिन से निकालती है। ठीक है, तो ये आप कह रहे हैं कि यहाँ पर यूबीटी ये सीट निकाल सकती है, और ये इसमें आपको इसमें दिखता है। जी, नांदेड़ पे बात करते हैं। नांदेड़ पे अपने पास तैयार है नांदेड़? जी बिल्कुल, मुझे 1 सेकंड देंगे। हाँ बिल्कुल, तब तक रामकृपाल जी, मुंबई में, महाराष्ट्र में भी वही जो बिहार में थ्योरी चल रही है? बिल्कुल सही, यहाँ भी वही लायबिलिटी है। जितनी सीटें इन्होंने ये अजित पवार और शिंदे को दी हैं, और जो ये सीटें हारेंगे, लायबिलिटी हैं पूरी तरह से। अगर यही बीजेपी लड़ी होती तो ये स्थिति बीजेपी के खाते में जाता। लेकिन जैसा मैंने कहा, जहां जहां इन्होंने रीजनल पार्टी का एक टुकड़े समझौता किया है, वो बीजेपी के लिए लायबिलिटी साबित हो रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार, यहाँ शिंदे और अजित पवार, आप देख लीजिएगा रिजल्ट, जैसा आप दिखा भी रहे हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ संदीप। एनसीपी अजित दादा पवार की जो एनसीपी है,
जिनके पास एनसीपी का पुराना निशान भी है, जैसा कि सर कह रहे हैं लायबिलिटी है, क्या वो 1-2 सीट जीत रहे कि नहीं जीत रहे? हमारे सर्वे के हिसाब से वो कोई सीट नहीं जीत रहे। कोई सीट नहीं जीत रहे। उसमें अजीब लोग ये महसूस करते हैं भी ये पार्टी शरद पवार की बनाई हुई थी, तो इसको नाम के साथ लेने में नहीं, तो इसका एक जल्दी से जवाब ये दे दीजिए, वो सीट जीत नहीं रहे लेकिन बीजेपी को कुछ सीटों पर जीतने में मदद कर भी रहे हैं, वो हो रहा है? मुझे नहीं लगता ऐसी कोई वोट ट्रांसफर दिखने को मिल रही है। अच्छा, वो भी नहीं लगता। ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। नांदेड़, शिव, नांदेड़ के लिए रेडी हैं आप? नांदेड़ हमारे व्यूअर के लिए खुला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नांदेड़ में बराबरी कैसे है कि 6 असेंबली सेगमेंट में 3 भाजपा और 1.5% का अंतर दिख रहा है केवल। और 1.5% का अंतर है बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस यहाँ पे सीटें जिसपे आगे है असेंबली सेगमेंट्स में, वो आप देख सकते हैं ये 3 है। उन तीनों में करीबन 1-2% का ही मार्जिन है, उससे ज्यादा नहीं है। बल्कि आप यहाँ पे देखेंगे कांग्रेस से भाजपा यहाँ पे भोकर में 3% आगे है। और वहीं आप देखेंगे डेगलूर और मुखेड़ में तो यहाँ पर 5% का कम से कम गैप है। इसीलिए बीजेपी यहाँ पर आगे चल रही है हमारे हिसाब से। और बिल्कुल, लेकिन ये नतीजा बहुत टाइट है, बहुत टाइट है। ठीक है, चलिए अब महाराष्ट्र के बाद वो स्टेट चलते हैं जहां पर आम आदमी पार्टी का बहुत स्टेक लगा हुआ है, पंजाब। और काफी सीटों पर वहां पर कह रहे हैं पंजाब में कुछ भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी के लिए वैसे भी यह इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके तमाम नेता जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल फिर सरेंडर कर रहे हैं और इसीलिए अब देखना है कि पंजाब में क्या होता है, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि अगर मुझे जेल से बाहर निकालना है तो मुझे पहली पार्टी को जिताओ, इंडिया को जिताओ। अमृतसर देख लीजिए, अमृतसर जहां पर ब्यूरोक्रेट, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट एक चुनाव लड़ रहे हैं, जो डिप्लोमेट जिनको आप कह सकते हैं, वहां पर आप देखिए कांग्रेस आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी पीछे। बीजेपी के कैंडिडेट तीसरे नंबर पर है। एग्जिट पोल के मुताबिक 2.22% यहां अमृतसर में कांग्रेस जीत सकती है। फिरोजपुर देखिए, आम आदमी पार्टी जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी यहां पर 1.29% के पीछे है। पटियाला में बीजेपी हालांकि आगे दिख रही है, 4.72% का मार्जिन यहां एग्जिट पोल में दिखता है, कांग्रेस पीछे। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की रणनीति काम करते हुए दिखती है, क्योंकि अगर वो इधर उधर दोनों में से किसी के पास जाती है तो जाहिर सी बात है आप उसको इंडिया समझ सकते हैं, इंडिया गठबंधन। होशियारपुर आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी आगे, बीजेपी पीछे, हालांकि यहां मार्जिन बहुत कम है, 1.5% का भी नहीं है। लुधियाना देख लीजिए, लुधियाना में जो सांसद थे कांग्रेस के वो बीजेपी में आ गए, उसके बावजूद यहां कांग्रेस पार्टी को ज्यादा बढ़त दिखती है। बीजेपी में को 4.2% से दूसरे नंबर का स्थान मिलता हुआ दिखता है। ये 5 सीटें आप पंजाब की समझ सकते हैं। आप जरा पटियाला समझते हैं, क्योंकि पटियाला बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। पटियाला पे बताइए शिव, क्या है आपके पास यहाँ पर पटियाला में, क्या दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल, मेरे को 1 सेकंड देंगे आप, मैं बस इसको लोड कर लेता हूँ। जी जी, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं सर पटियाला कैप्टन साहब की वहां पर कह सकते हैं, वहां पर साख दाव पर लगी हुई है। पटियाला में यहाँ पर अगर बीजेपी जीतती है तो ये कितना बड़ा वहां पे आप फेरबदल? जी सर। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए पटियाला जैसा आप देख रहे, पटियाला में चूंकि उनका एक कैप्टन का अपना वो हो रहा है और आगे दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को जो सीटें मिल रही हैं, यही जैसे वो ये वाली, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये जीत जाएंगे। समझू जी, आपका क्या एनालिसिस है? अगर बीजेपी वहां से 2-3 सीटें भी निकालती है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक तो उन्होंने अकाली दल का विसाखी छोड़ दिया वहाँ, जी, तो ये एक फायदा मिल रहा है। दूसरे कैप्टन उनके साथ आ गए हैं और पटियाला में कैप्टन का अपना एक असर है। तो हरसिमरत कौर का जो जीतते हुए दिखाई पड़ रही है एग्जिट पोल में, उसमें लगता है वो जीत सकती हैं। इसके अलावा एक खास बात और है पंजाब में, परिणति कौर, हरसिमरत कौर तो अकाली से, हरसिमरत कौर है। नहीं, वो परनीत कौर, सॉरी। दूसरे पंजाब में एक बात और है, जो बीच में जिस तरह की आतंकवाद की खबरें आ रही थी, उस पर उंगली आप पे उठ रही थी। भले कांग्रेस को माना जाए नेशनल लेवल पे उनका समझौता है, लेकिन कांग्रेस को अगर जीतती है, कांग्रेस अच्छी सीटें लाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी सफलता है। चलिए मैं जरा पटियाला का एक डिटेल आपके सामने रखता हूँ। पटियाला में कितनी सारी विधानसभाएं? 9 विधानसभाएं, बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है फिर ये। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पंजाब की लड़ाई जो है, वो 1 या 2 पार्टियों में नहीं है, वो 3-4 पार्टियों में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी भी है, भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, श्रोमणी अकाली दल भी है। तो यहाँ पर जो आप ये मानिए अगर वोट डिवीजन हो तो 25-25-25। अरे मुझे तो ये आपने बहुत बड़ा इंसाइट दे दिया। यहाँ तो लग रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग लड़े, इसलिए बीजेपी जीत रही है। बहुत बड़ा उसका एक रीजन है, क्योंकि वोट डिवीजन हो रहा है। आप देख सकते हैं 25 हर सीट पे करीबन 20-25 सब पार्टियां कहीं ना कहीं से ले रही हैं। और उसमें आप मैप पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कांग्रेस जीत रही है,
6 भाजपा या 7 भाजपा आगे है और बाकी 3 पे आम आदमी पार्टी आगे है। तो इसका जो फायदा हो रहा है वो यहाँ पे भाजपा को हो रहा है। तो अगर आप कंसोलिडेट करें, अगर सिर्फ विधानसभाओं में 6 पर बीजेपी आगे दिख रही है, 2 पर आम आदमी पार्टी और 1 पर कांग्रेस, 1 पर कांग्रेस जी, 1 पर कांग्रेस। हाँ। और आप देख से, अगर मैं इसको बस मैथमेटिकली इसको ऐड कर दूं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर साथ में लड़े होते तो ये सीट आराम से चली जाती, क्लीन स्वीप हो सकता था। अरे भाई साहब, ये आपने बहुत बड़ा इंसाइट दे दिया, इस पे बड़ी बातें होंगी आगे। लेकिन अब जल्दी से वो स्टेट जो राजस्थान, जहां माना जा रहा था बीजेपी का गढ़, बीजेपी को हमारे एग्जिट पोल में वहां भी कुछ नुकसान हुआ है। जल्दी से आपको 5% से मार्जिन वाली सीटें दिखा देते हैं राजस्थान में। राजस्थान में अगर आप देखें, राजस्थान में जयपुर ग्रामीण कांग्रेस आगे, बीजेपी पीछे, अंतर 1.4%। भरतपुर कांग्रेस आगे, बीजेपी पीछे, अंतर 4.83%। करौली धौलपुर कांग्रेस आगे, बीजेपी पीछे, अंतर 1.28%। तो जो कांग्रेस सीटें जीत रही है उसमें अंतर बहुत कम है एग्जिट पोल के मुताबिक। झुंझुनू में बीजेपी आगे, कांग्रेस पीछे, अंतर 3.32%। अलवर में बीजेपी आगे, कांग्रेस पीछे, अंतर 1.04%। गंगानगर में बीजेपी आगे, कांग्रेस पीछे, अंतर 1.79%। अब ये जो 6 सीटें हैं इनमें से 3 पे बीजेपी आगे, 3 पर कांग्रेस पीछे। राजस्थान उन राज्यों में से है जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधे हेड ऑन फाइट है। अब जरा अलवर पे बात कर लेते हैं। अलवर सीट विधानसभा चुनावों में तो बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही थी, अब लोकसभा चुनाव में यहां पर बताइए क्या है हाल अलवर का। बिल्कुल, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पे 46,000 सैंपल लिया गया था, सिर्फ 46,000 अलवर की सीट। क्या बात है। क्योंकि हम लोग को नहीं समझ में आ रहा था कि ये चेंज कितना टाइट है और कितना जरूरी है जानना कि किस साइड हवा जा रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं जितनी भी यहाँ पर 8 कम से कम 8 विधानसभा सेगमेंट्स हैं, उसमें से आप देख सकते हैं 4 बीजेपी 4 कांग्रेस, बराबरी का टक्कर हो रहा है यहाँ पर। और आप वोट परसेंटेज में भी देखेंगे कि यहाँ पे 7% का है, यहाँ पर 1% का है, यहाँ पे बल्कि ज़्यादा है बेरोर में। बट उल्टा यहीं पे आप देख लीजिए अलवर रूरल की जो सीट है वो कांग्रेस करीबन बहुत मतलब ये तो एकदम आप देख लीजिए, रूरल एक तरफा कांग्रेस की तरफ, अर्बन एक तरफा बीजेपी की तरफ। हाँ। बिल्कुल यहाँ पे राजस्थान में यही दिखने को मिल रहा है, जो रूरल पार्ट्स हैं वो बिल्कुल एक तरफा कांग्रेस। संदीप, क्या हुआ है राजस्थान में, क्या एनालिसिस है आपका? और जो राजस्थान में बीजेपी की सीटें कम होती दिख रही हैं, उनका मेन रीजन क्या दिखता है आपको, राजस्थान सरकार होने के बावजूद? राजस्थान के चुनाव में एक चीज़ है, जब विधानसभा से लोकसभा में पिछली बार जाते थे तो मोदी जी के नाम पे 10 से 15% अपवर्ड स्विंग आता था। हाँ। लेकिन इस बार 400 पार के नारे के बाद ऐसे लगता है लोकलाइज चुनाव हो गया राजस्थान में। विधानसभा के पैटर्न पे सारा चुनाव घूमा। कैंडिडेट की एंटी इनकम्बेंसी और कास्ट पैरामीटर्स ने बीजेपी के अगेंस्ट काफ़ी जगह काम किया। ओके सर, राजस्थान में शंभू जी आपको क्या लगता है, अगर बीजेपी 2-3 सीटें लूज करती है तो ये इसका मैसेज क्या होगा? पिछली बार बीजेपी को सारी सीटें मिली हुई थी। हाँ। इस बार 2-3 लोग 5 तक बता रहे हैं। अगर अभी आपने 6 सीटें दिखाई, उनमें 3 में बीजेपी तो पिछड़ी रही है। तो इन सीटों पे अगर बीजेपी हारती है तो मैसेज जाएगा बीजेपी हारी तो है। और कहीं ना ये कांग्रेस में भी गलती ये की, अगर सचिन पायलट का चेहरा आगे करते तो शायद इसका फायदा भी मिलता। देखिए, अभी बताया गया कि अर्बन सीटों पर ही बीजेपी वहां भी आगे है। रूरल सीटें जितनी हैं उनमें कास्ट फैक्टर काम करता है, दूसरी बहुत बेरोजगारी से लगा के बहुत सारी चीजें काम कर रही हैं, जहां कांग्रेस आगे चल रही है। तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका होगा। ये आपने बड़ी बात कही। अब जरा मैं पश्चिम बंगाल की बात करता हूं, क्योंकि पश्चिम बंगाल अलग ही तरह की फाइट थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में आई नहीं, सारी सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट दे दिए 42 पर। और उसके बाद बीजेपी अलग तो थी सामने, कांग्रेस ने भी कई सीटों पर अपने कैंडिडेट दिए। अब वहां क्या हो रहा है देखिए, अलीपुरद्वार टीएमसी आगे, बीजेपी पीछे, अंतर 3.10% का। बलूरघाट बीजेपी आगे, टीएमसी पीछे, अंतर तो कुछ है ही नहीं, 0.06% का, जो कि बहुत नॉमिनल है। मालदा उत्तर बीजेपी आगे, टीएमसी पीछे, यहां भी बहुत नॉमिनल मार्जिन है, 1.19%। अब इसको आप समझिए। इसके बाद अब ये 3 सीटें जो 5% के अंदर आती हैं, उसके बाद आप देखिए बैरकपुर, जहां पर बीजेपी आगे, टीएमसी पीछे, 12/7 बीजेपी आगे, टीएमसी पीछे, और यहां भी आप देख सकते हैं 0.95% पे बैरकपुर में भी आगे। बैरकपुर में क्या दिखता है आपको यहाँ पर? पश्चिम बंगाल का आपने संदीप ओवरऑल अगर निकाला हो, पश्चिम बंगाल में बीजेपी हमारे एग्जिट पोल में 2-3 सीटें और मिल रहा है, उसको बढ़ रहा है उसको। बीजेपी को संदेश खाली के बाद एकदम बहुत ज़्यादा अपवर्ड स्विंग आया था।
उसके बाद कहीं ना कहीं वो जो टॉप का मोमेंटम था उससे बीजेपी नीचे आई है, पर डेफिनेटली पिछली बार के नंबर को वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव करेगी। ठीक है रामकृपाल जी, बैरकपुर अर्जुन सिंह जिनको टीएमसी से पहले काफी वहां पे टिकट नहीं मिला, फिर वो वहां से अलग आए, क्या लगता है बैरकपुर में क्या हो गया? अर्जुन सिंह ने बहुत भरतनाट्यम किया है, उधर जाना फिर इधर आना फिर इधर जाना, तो उनकी विश्वसनीयता को तो थोड़ा सा झटका लगा है। लेकिन देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो बंगाल का चुनाव है वो एक तो ममता जी की भी प्रतिष्ठा दांव पर है और दूसरे ये है कि वहां का चुनाव मोदी के नाम पे लड़ा जा रहा है। स्थानीय कैंडिडेट पर बहुत कम चीजें होंगी और मुझे ऐसा लगता है कि जो वहां पर पूरा जो फेल्योर रहा है और जिस तरह से पार्थो चटर्जी वहां पे जो उनके नोटों के दिखाई पड़े उसके लिए कमरा, तो बंगाल में वहां के लोकल मतलब टीएमसी के प्रति भी एक तरह का शंभू जी, लेकिन मैं अगर ओवरऑल एक सवाल पूछूं, सर जो बोल रहे हैं उसके आगे, बंगाल में बीजेपी ने संदेश खाली को इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया, क्या उसका फायदा होते देख रहे हैं आप बीजेपी को? देखिए बंगाल में इसका फायदा तो मिलेगा संदेश खाली का, क्योंकि दिल्ली में जो लोग बंगाल से हैं, प्रवासी हैं, उनसे बात करिए, उनकी महिलाओं से बात करिए जो कामकाजी लोग हैं, तो उनका सबका कहना है कि संदेश खाली को लेकर के वो बीजेपी के साथ खड़े हुए। पर बीजेपी भी देख रही है बंगाल को ही, क्योंकि उसे लगता है उत्तर प्रदेश में वो शायद कुछ सीटें लूज करे जिसको बंगाल या महाराष्ट्र से भरपाई करेगी। महाराष्ट्र में स्थिति खराब है, सिर्फ बंगाल ही दिखाई पड़ता है, तो बंगाल में उसकी पूरी कोशिश की कि बंगाल में किसी तरह वो, पिछली बार 18 सीटें थी, इस बार वो टीएमसी की जगह ले ले जिसको पिछली बार 22 सीटें मिली। अब इस बहुत कुछ डिपेंड करता है संदेश खाली पर ही कि संदेश खाली का कितना असर पड़ा। असर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, इसलिए बहुत थिन मार्जिन दिखाई पड़ रहा है, कहीं 0.06% तक मार्जिन है। ये बड़ी विचित्र बात है कि मतलब ममता बनर्जी भी पूरी ताकत से लड़ी, उन्होंने इंडिया ब्लॉक की कोई मदद नहीं ली, इसके बाद भी लड़ाई इतनी टफ है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि नहीं, लेकिन पंजाब और बंगाल देखें तो दोनों जगह ऐसा दिखता है कि अगर ये लोग अलग अलग लड़के एक साथ लड़ते तो शायद एग्जिट पोल में नतीजे कुछ और होते। लेकिन चलिए अब ये 4 जून को क्लियर हो जाएगा कि वो सही गलती थी या वो सही मूव था। अब जरा बात कर लेते हैं कुछ बड़े चेहरों की, कुछ वीआईपी सीट्स की, वो वीआईपी सीट्स जहां पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि भाई यहां पर कौन सा नेता जीतेगा, क्योंकि उन लोगों की लोकप्रियता उनकी सीट से कहीं आगे है, उनके ऊपर लोग जानना चाहते हैं। जैसे अब देखिए नई दिल्ली सीट देख लीजिए आप, नई दिल्ली में सोमनाथ भारती वर्सेस बांसुरी स्वराज है। सोमनाथ भारती ने तो एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है नतीजों को लेकर, लेकिन बांसुरी स्वराज यहां पर कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ जीतती हुई दिखती हैं एग्जिट पोल में। करीब 20% से ज्यादा उनको यहां पर अपने अपोनेंट के सामने वोट मिलता है, 56% से ज्यादा वोट मिल रहे हैं। अब आगे देखिए, अब आगे आ रहे हैं यहां पर संबित पात्रा की सीट है पुरी, पिछली बार हार गए थे, इस बार क्या होगा? इस बार वो 10% के करीब ज्यादा वोट पा रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक, और अरूप पटनायक जो कि बीजेडी के कैंडिडेट हैं उनसे ठीक ठाक मार्जिन से चुनाव जीतते हुए वो दिख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं भीलवाड़ा की, सीपी जोशी। अब देखिए सीपी जोशी यहां पर कांग्रेस के जो यहां पर हैं वो नीचे आते दिख रहे हैं राजस्थान में, और पीछे कांग्रेस यहां पर पीछे दिख रही है, बीजेपी यहां पर आगे दिख रही है। आगे चलिए अब बात कर लेते हैं ओम बिरला की सीट कोटा की। कोटा में ओम बिरला जो कि स्पीकर भी है लोकसभा के, वो यहां पर बीजेपी के जो कैंडिडेट है ओम बिरला, वो 20% के आसपास यहां पर ज्यादा वोट पा रहे हैं कांग्रेस से, और ठीक ठाक मार्जिन से वो सीट ये निकालते हुए दिख रहे हैं। अरुण गोविल की बात कर लीजिए, मेरठ से भगवान टीवी के राम कहे जाते हैं अरुण गोविल को यहां पर अच्छा खासा वोट मिल रहा है। इंडिया गठबंधन में जो एसपी के तहत पास ये सीट थी वो यहां पर 38% के आसपास सीट मिल रही है, उनको वोट मिल रहे हैं, जबकि बीजेपी के जो अरुण गोविल हैं उनको करीब 52% वोट मिल रहे हैं। तो आप समझ लीजिए इनको भी ठीक ठाक यहां पर मार्जिन हासिल है अपने जो उनके सामने जो कैंडिडेट है, उनके खिलाफ जो कैंडिडेट खड़े हैं उनके ऊपर। अब जालंधर चलते हैं, जालंधर में आप देखिए चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यहां पर आगे दिख रहे हैं, बीजेपी यहां पर कम दिख रही है, लेकिन मार्जिन यहां पर कम है, और शायद इसका कारण हो सकता है आम आदमी पार्टी। लेकिन यहां पर आप देखिए चरणजीत सिंह चन्नी जीत सकते हैं, ये कहता है ये एग्जिट पोल। तो ये हमने आपको 5% जो मार्जिन थी सीटें, जिन सीटों पर 5% से कम का मार्जिन, जिस पर नतीजे फंस सकते हैं, जिन पर कुछ भी हो सकता है खेला, वो हमने आपको बताने की कोशिश की, और कुछ बड़े चेहरे हमने आपके सामने रखने की कोशिश की।